हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो इसकी जो सबसे सिंपल डेफिनेशन होती है वो है इट इज़ ए प्रोसेस इन विच वन और मोर substances, which type of substances, new substance are formed as a new substance. From where it is formed, we'll see it later, and it cannot be reversed by physical method. अब हमने क्लास 9th में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ा है, और अभी पिछले वीडियो में भी हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में डिटेल में जाना है। तो अब हम आगे चलते हैं कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है और कैसे कैसे ये चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। तो केमिकल रिएक्शन में जो मेन चीज़ इन्वॉल्व होती है वो क्या क्या होती है। पहली होगी चेंज इन स्टेट, दूसरी चीज़ होती है चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये कुछ मेन रिजल्ट्स होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये जो पर्टिकुलर पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें फ्यूम्स निकल रहे हैं। ये फ्यूम्स निकल रहे हैं, इसका मतलब एक गैस बाहर निकल रही है। उसके अलावा इस बीकर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, लेड नाइट्रेट है। ओके, और ये हम यूज़ कर रहे हैं बर्नर। तो हमें इस रिएक्शन को करने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ रही है। वो हीट हम किस फॉर्म में दे रहे हैं, आग की फॉर्म में दे रहे हैं। ओके, सो इस वजह से जब हम इसको हीट दे रहे हैं, ये क्या है, लेड नाइट्रेट। तो जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो एक गैस के फ्यूम्स बाहर निकल रहे हैं। ओके, ऐसे करके हमारे पास बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होती हैं केमिस्ट्री में, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। किस किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं वो सब हम आगे देखेंगे। अब ये एक अलग एग्जांपल है कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कोई दूसरा सब्सटेंस मिलाया है और वो दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। आफ्टर रिएक्शन हमें कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है। अभी इनकी केमिकल स्पेसिफिकेशन पे नहीं जाके हम बस ये समझ रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, कैसे कैसे हमें पता चल सकता है कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन दे रखी है। एक्शन ऑफ HCl, HCl होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑन जिंक मेटल। Zn क्या होता है, Zn का होता है जिंक विद एटॉमिक नंबर 30। ओके, तो अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर नीचे ये जिंक ग्रेनुअल है। जिंक ग्रेनुअल्स मीन्स जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स, और उसमें हमने क्या फिल कर रखा है, लिक्विड HCl। ओके, ये क्लैंप से हमने इस टेस्ट ट्यूब को होल्ड कर रखा है और ऊपर एक कॉर्क लगा रखी है कि एक्स्ट्रा गैस बाहर ना निकले। एक नैरो जेट ट्यूब लगा रखी है और ऊपर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक ब्लू कलर का फ्लेम देखने को मिल रहा है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जिंक ग्रैनुअल्स और HCl दोनों की आपस में केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिसकी वजह से एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से ये ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ऐसा ही एक नई रिएक्शन है जिसमें NaCl और AgNO3। NaCl को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, एंड AgNO3 इज सिल्वर नाइट्रेट। ओके, इन दोनों की रिएक्शन होने के बाद हमें कुछ ये चीज़ देखने को मिल रही है, जो कि हम आगे देखेंगे कि क्या है ये। ओके, इसके बाद हमारे डेली लाइफ में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे मेन तो जो हम खाना खाते हैं, सो डाइजेशन ऑफ फूड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन। उसके बाद रेस्पिरेशन, रेस्टिंग ऑफ आयरन हम जनरली देख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड सबने देखा है,
लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से होता है। बर्निंग ऑफ वुड, ऑब्वियसली बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये कुछ हमारे ऐसी केमिकल रिएक्शंस है जो हम डेली लाइफ में देख रहे होते हैं और जो परफॉर्म हो रही होती है। उसके बाद अब हमने देखा था कि कुछ कंपाउंड से मिलके एक नया कंपाउंड बनता है जिसको क्या नाम दिया गया, प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट जो दो और दो से ज़्यादा कंपाउंड्स रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। अगर इनकी क्लियर डेफिनेशन पे जाएं हम, तो द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, क्या लेते हैं, पार्ट लेते हैं, और हम बोलें कि प्री रिक्विजिट होते हैं कि हमें ये रिएक्शन करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो उनको क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ जो हमें मिल रही है रिजल्ट में, उनको बोलते हैं प्रोडक्ट। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ओके, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम का एक रिबन होता है, एक जनरल रिएक्शन होती है मैग्नीशियम रिबन। ओके, जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है और हम मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं, तो वहाँ पर हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या क्या हुए, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, जिसको हम एयर बोल रहे हैं। ये हमारी सेपरेशन लाइन होती है। दिस इज, इसके लेफ्ट साइड जितने भी हमारे कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे, और इसके राइट साइड जितने भी कंपाउंड होंगे, एरो के राइट साइड, वो हमारे क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं कि चलो हमने जनरल वे में लिख दिया कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, बट ये इतना ज़्यादा फिजिबल, और मैं बोलूँ कि इतना ज़्यादा साइंस के पर्सपेक्टिव से, केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इतना ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है नहीं किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए। तो उसके लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन पे आते हैं। सबसे पहले ए केमिकल रिएक्शन, क्या बोला इसने, ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। It involves use of symbols of substances, of reactants and product, that is with mention of their physical state। ये यहाँ पर with है, with mention of their physical states। ओके, तो अब इसने क्या बोला कि ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है किसका, केमिकल रिएक्शन का, बाय विच, बाय द यूज ऑफ सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस। जो जो सब्सटेंस, अब वो रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो, और उनके साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, उनकी फिजिकल स्टेट यूज़ कर रहे हैं। तो देखते हैं। तो व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारी गिवन रिएक्शन थी। अब इस गिवन रिएक्शन में मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, मैग्नीशियम को डिनोट करते हैं Mg से, और उसके बाद जो ब्रैकेट में स्मॉल s लिखा जाता है, इसको बोलते हैं कि मैग्नीशियम किस स्टेट में लिया गया है बेटा, सॉलिड स्टेट में लिया गया। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ही बर्न कर रहे हैं ना हम उसको, और ऑक्सीजन कैसी होती है हमारी, गैसियस। तो एक स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जी, जी रिप्रेजेंट गैस, ऐसे ही एल रिप्रेजेंट लिक्विड, एस रिप्रेजेंट सॉलिड, एंड एक्वस, एक्वस मीन्स हम किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें वाटर क्या है हमारा, सोलवेंट। अब सोल्यूट एंड सोलवेंट हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या फिर अलग से एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसमें हम आपको वो कंप्लीट चैप्टर भी करवा देंगे। तो ये हो गई हमारी रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं, Mg+O2 गिविंग अस मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज डिनोटेड बाय MgO।
ओके। उसके बाद हमने कल एक चीज़ पढ़ी थी कि वाई इट इज़ नीडेड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। तो हमने क्लास 9th में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed chemical reaction during a chemical reaction। मैटर बोला तो वहाँ पे क्या होगा? मास होगा। अब मास का एक सिंपल सा फंडा है कि मास को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो मास जितना हमने रिएक्शन से पहले यूज़ किया है, उतना ही मास हमें एज ए प्रोडक्ट मिलना भी चाहिए। एज ए प्रोडक्ट मिलना भी चाहिए। अगर कोई रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करती, तो वो रिएक्शन या तो बैलेंस नहीं है, वो केमिकल इक्वेशन या तो बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, या फिर वो गलत है। ओके। सो ईच एंड एवरी रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड एंड ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके। तो इसमें क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। अब इसमें बैलेंसिंग होती कैसे है? तो इसमें अगर हम देखें द नंबर ऑफ एलिमेंट्स atoms involved in a chemical reaction should be same on reactant side and product side। अब इसने क्या बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेट्स से रिएक्टेंट है उसमें 4 एटम यूज हुए, तो प्रोडक्ट में भी हमें उस पर्टिकुलर एटम के कितने एटम मिलने चाहिए बेटा? 4 मिलने चाहिए। तो हमारी रिएक्शन कैसी हो गई? बैलेंस्ड हो गई। ओके। तो वो रिएक्शन क्या फॉलो कर रही है, क्या ओबे कर रही है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए इसको एक एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। सो इसमें देखते हैं कि हमारी एक जनरल रिएक्शन है Fe मीन्स आयरन प्लस H2O चेंजिंग इनटू Fe2O3 प्लस H2। ओके। सो अब इसमें अगर हम देखें कि इधर आयरन का कितना एटम है? एक एटम है। बट इधर अगर देखा जाए तो आयरन का कितना एटम है? आयरन के 2 एटम है। ओके। ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना एटम है? ऑक्सीजन का एक एटम है। बट यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है? 3 एटम है। हाइड्रोजन के 2 हैं, और हाइड्रोजन के यहाँ पर भी कितने हैं? 2 ही एटम है। बट इधर एक है, इधर 2 है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे हो रहा है? अभी तक नहीं हो रहा। तो ये रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन हमारी अभी तक गलत है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो उसको बैलेंस कैसे करते हैं, आइए वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। अब ये हमारी एरो है। इस एरो के लेफ्ट साइड जो भी एलिमेंट्स है, वही उसके राइट साइड होने चाहिए। ओके। तो लेफ्ट साइड क्या है? एक हमने देखा Fe है, तो हमने Fe लिखा। हाइड्रोजन है, H लिखा। ऑक्सीजन है, O लिखा। अब LHS की साइड अगर हम देखें तो कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? तो LHS में एक Fe प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इनको हमें अगर बैलेंस करना है तो हम कैसे बैलेंस करेंगे? तो अगर इसमें हम देखें तो सबसे पहले तो हमें क्या बैलेंस करना पड़ेगा? आयरन बैलेंस करना पड़ेगा। अब आयरन का LHS मीन्स रिएक्टेंट साइड कितने हैं? एक है। बट प्रोडक्ट साइड कितने हैं? 2 है। अब अगर इधर हम देखें तो ये एक कंप्लीट कंपाउंड है Fe2O3, ठीक है, आयरन ऑक्साइड। अब ये एक कंपाउंड है, तो इसमें से हम आयरन को कम नहीं कर सकते। तो हम क्या एक सिंगल एटम की जगह कितने एटम लेंगे आयरन के? 2 एटम लेंगे। तो इधर LHS में 2 हुआ, तो RHS में भी कितने आयरन के एटम हो गए? 2 हो गए। अब इसके बाद हाइड्रोजन हमारे 2 हैं, इधर भी हमारे हाइड्रोजन 2 हैं। बट ऑक्सीजन हमारे पास RHS साइड कितने हैं? 3 है। 3 ऑक्सीजन है, तो इसको हम सिंपली किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर
3 ऑक्सीजन एटम्स एंड Fe2O3 में भी कितने ऑक्सीजन एटम, 3। बट हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए अब, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर कितने हैं, 4, तो यहाँ पर 2 की जगह क्या आएगा, 3। तो जो हमारी फाइनल रिएक्शन आएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आएगी, वो क्या होगी, 2Fe प्लस 3H2O गिविंग अस Fe2O3 प्लस 3H2। ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। ओके, बाकी की रिएक्शंस और एग्जांपल्स हम कल देखते हैं। थैंक यू सो मच।